नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूं जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब की खुदनविश्त और फिर एक दिन। आज इस खुदनविश्त का 20वें बाब का दूसरा हिस्सा यानी चैप्टर 20B उन्वान है मंथन। शहर में वापस आकर रत्ना, शिशिर या सुनील के घर मुफ्त बढ़िया खाना खाने का सिलसिला फिर शुरू हुआ। ऊपर से विजय तेंदुलकर के नए नाटक बेबी में दुबे जी ने मुझे लेने का वादा किया। एक एक्स्ट्रा कलाकार के बारे में इस विकृत नाटक में भक्ति बर्वे के साथ, जिन्हें मैं आज तक देखे गए सारे नाटकों में सबसे अच्छी अदाकारा मानता हूं। फिर दुबे जी ने ललचाकर खुद ही वो किरदार कर लिया। सतीश आलेकर का नया नाटक महानिर्वाण शमा जैदी करने लगी तो मैं उसमें शामिल हो गया। मरकजी गाने वाले किरदार में जसपाल को लिए जाने पर मुझे एतराज नहीं था। रिश्ते फिर जुड़ने की उम्मीद थी। ये भी लगा कि अगर उसे ऐसा काम मिले जिसमें वो अपने जौहर दिखा सके तो हिचकोले खाती उसकी जिंदगी फिर से लाइन पर आ सकती है। शूटिंग के दौरान शमा को जसपाल से काफी हमदर्दी रही थी, इसलिए दुबे जी की खबरदारी के बावजूद वो छलनी में पानी भरने की कोशिश करती रही। नाटक का स्टार होने के इस मौके को गले लगाने के बजाय जसपाल ने स्टार जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया। देर से आता और सबको हिदायत देने लगता। शमा अक्सर मौजूद न होती तो खुद हिदायतकार बन बैठा। शमा उसे संभालने में बिल्कुल नाकाम रही। एक दिन उनकी मौजूदगी में जसपाल से मेरी हाथापाई हो गई और लगा कि नाटक का बंटाधार हुआ। लेकिन उसकी जगह जल्दी में किसी और को एक हफ्ते में तैयार करके हिंदी के महानिर्वाण का पहला और आखिरी शो हुआ। दुबे जी देखने आए और बोले, मैंने कहा था मार्टिन विला के एक पुराने पुर्तगाली बंगले में किराए के कमरे में पहले तो 4 लोगों के साथ रहा। जब कमाई बढ़ी तो एक कमरे में हम 3 लोग थे। जाहिर है किराया भी बढ़ा। फिर और कुछ किराया बढ़ोतरी के साथ एक कमरे में टीका सिंह के साथ आ गया। टीका इंस्टीट्यूट के दिनों का साथी, नेपाल का था। बहुत ही मीठी तबीयत का इंसान। अदाकारी का काम जब नहीं मिला तो मायूस होकर कुछ साल बाद वापस चला गया। मार्टिन विला में फोन था नहीं जिसके बजने का इंतजार रहता, और काम के लिए कहीं से कोई बुलावा नहीं आ रहा था। टेलीफोन अब भी मेरे लिए कुछ वैसा ही अजूबा है जैसा अजमेर के दिनों में था। वहां कभी कभी जब बजता तो हम तीनों भाइयों में दौड़ लगती कि कौन उठाएगा। हम में से कोई भी फोन करने की जुर्रत करता तो ऑपरेटर की संजीदा आवाज से साबका पड़ता, नंबर प्लीज। हम डरते कि कहीं वो चुगली ना कर दे। फोन से मैं इतना घबराता क्यों था, रत्ना समझ नहीं पाती। शिकायतें करती कि उसे मैं फोन क्यों नहीं करता। फोन पर गपशप करने की आदत ही नहीं थी मेरी, और एक पब्लिक फोन पर पीछे लोगों की कतार अपनी बारी के इंतजार में हो
तो मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करना जरा मुश्किल है। आखिर काम का बुलावा आया, एक बहुत तोप खान फिल्म साज से, सितारों से जगमग फिल्म के लिए, जिसमें मुझसे एक छोटा किरदार करवाना चाहते थे। फिल्म साज बड़ा तो पैसे भी बढ़े। इस मुगालते में मैं मिलने गया। किरदार सुनते ही मन हुआ कि फौरन ना कर दूं, पर पैसे के ख्याल ने मुझे रोक लिया। बारी आई मेहनताने के जिक्र की। डेस्क के पीछे बैठे बड़े प्रोड्यूसर साहब से मैंने ऐसी रकम मांगी जो सपने में भी मैंने तब तक नहीं देखी थी। 50 मैंने कहा, और कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर गया। मुस्कुराते हुए कुछ पल वो बेड पर पेंसिल घुमाते रहे, फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, 1000? मैंने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। जब्त कर गया एक दूसरे पटाखेदार जवाब को जो मेरी जबान पर आया। वो पेंसिल कुछ देर और पैड पर घसीटते रहे, फिर मेरी तरफ देखे बिना क्रॉस का निशान बना दिया। आगे कुछ कहने सुनने को रह ही नहीं गया था। रत्ना के कॉलेज का दूसरा साल चल रहा था। हमारी उम्र में 7 साल का फर्क था और मेरे माहौल से वो कतई अनजान थी। अपने रिश्ते को छुपाने की हमने कभी कोशिश नहीं की और मुझे पालना झपट की कई कानाफूसियों को अनसुना करना पड़ा। उसकी मां दीना, जिनमें ऐसी बातें सूंघ लेने की खास सिफत थी, मेरे बारे में शुरू से तजज्जुब में थी और कई साल तक उनके साथ में बेतकल्लुफ न हो सका। छोटी बहन सुप्रिया जमकर मेरी तरफदार थी और रत्ना के दोस्त, ज्यादातर पारसी, मुझे अपना जैसा ही समझते थे, सो उन्होंने खुशी खुशी मुझे कबूल किया। वैसे कई फिल्मों में पारसी किरदार करने के बाद मैं एक ऑनररी पारसी, नजरोड शाह बन चुका हूं। मार्टिन विला में लड़कियों की आमद पर पाबंदी थी, पर उस कानून को रहमदिल मकान मालकिन सख्ती से लागू नहीं करती थी। अब तक मेरी तस्वीर यहां वहां छप चुकी थी। उनकी भतीजी ने निशान देख ली थी और तब तक मुझे शरीफ लड़का गर्दाना जा चुका था। लिहाजा सहाफी बनकर धोखा देने पर न मेरी लानतान हुई न मुझे निकाला गया। उल्टे बुजुर्ग मिसेस मार्टिन खुश हुई कि वो एक फिल्मी अदाकार को जानती हैं और उसके बाद मेरे साथ उनका बर्ताव और भी नरम हो गया। रत्ना और मैं अब रोज मेरे या जब उसके वालिदैन घर पर न होते तो उसके घर मिलने लगे। आमतौर पर जब वो दोपहर के वक्त सीधे कॉलेज से आती तो टीका लिहाज करके खिसक लेता। फिल्में देखना हम दोनों को बेहद पसंद था। आर्ट एग्जीबिशनों और शास्त्रीय संगीत का शौक था उसे। मुझे नफरत थी, पर साथ लगा रहता। मैं लगातार बातें करता अपने सपनों की, अदाकारी की, अपने माजी की, जिसे बेनकाब करने में कुछ वक्त लगा। वो हमेशा गौर से सुनती। सिनेमा और थिएटर को लेकर मेरे हौसले में वो शरीक तो थी ही, बाद में मेरे टेनिस और क्रिकेट से इश्क को भी बर्दाश्त करना सीख गई। एक्टिंग के बारे में मेरे जैसा जुनून तो नहीं था, पर अदाकारा बनना चाहती थी। दिखने में खासी खूबसूरत थी और आवाज और तलफ़ुज़ बहुत ही साफ। पहली नजर से ही वो मुझे बेहद पुरकशिश लगी। अब गहरी दोस्ती, एक दूसरे की कदर और चाहत भी पैदा होने लगी।
उसकी मां दीना के जोरदार और वालिद बलदेव के हल्के एतराज के बावजूद हम मिलते रहे। हम दोनों ने तय कर लिया कि जिंदगी साथ गुजारनी है। एक शाम जुहू बीच पर टहलते हुए दूर निकल गए। शिशिर और सुनील जो साथ थे परेशान हुए कि कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया हमें। उस चांदनी रात समुद्र किनारे हम दोनों ने तय कर लिया कि जिंदगी साथ गुजारनी है। उस वक्त तो मैं शादी के बारे में सोचने के काबिल भी नहीं था, पर पता नहीं कैसे ये दिली ख्वाहिश जबान पर आ गई और एक पल झिझके बिना उसने हां कर दिया। लगा कि या तो ये बहुत दिलेर है या बिल्कुल ही कम अकल। ना काम था ना पैसा, लेकिन मुस्तकबिल में जो भी होना हो उसमें हिस्सेदार बनने को तैयार थी। अगला 1-8 साल बंजर साल के तनाव के दौरान रत्ना का मुझ पर भरोसा एक बैटरी चार्जर की तरह काम करता रहा। उस दौरान मनोज कुमार, यश चोपड़ा और जावेद अख्तर जैसे बड़े तोपचियों ने मुझे मिलने बुलाया, पर काम देने की कोई पुख्ता बात नहीं हुई। मेरी वजह से रत्ना अपने वालिदैन से बराबर टकराती रही। शादी करने का हमारा फैसला लेकिन उनसे राज रहा। भले ही हम कभी कभी एक दूसरे से आजिज आ जाते और तंजिया बहसें भी होती, पर एक बार भी दामन छुड़ा लेने की बात कभी नहीं आई हमारे मन में। आगे क्या होने वाला है कि परवाह किए बिना हम दोनों के लिए इतना बहुत था कि हमने अपने खोए हुए अर्धांग पा लिए। रत्ना ने कुछ वक्त तक मेरी हशीश की आदत छुड़ाने की बेजान कोशिश की, फिर शायद समझ गई कि हशीश उसका रकीब तो है नहीं। दीना को बहरहाल आखिर तक उससे चिढ़ बनी रही और जब भी मैं सिगरेट सुलगाता तो नाक सिकोड़कर हमेशा कहती, कुछ जल रहा है। मैंने कई बार सिर्फ मजाक में नहीं उनसे 1-2 कश लगवाने की नाकाम कोशिश की कि उनकी काया का तनाव कम हो। रत्ना के घर टीवी था, लिहाजा टेस्ट मैच या विंबलडन के दिन काफी वक्त मुझे वहां पड़े रहने का बहाना मिल जाता। उन 2 चैनल वाले दूरदर्शन के स्याह और सफेद दिनों में, माफ कीजिएगा, उन 2 चैनल वाले दूरदर्शन के स्याह और सफेद दिनों में एक बार विंबलडन का फाइनल मैच पॉइंट के करीब रोक दिया गया। संसद समाचार की नशरियात के लिए बोक और मैकेंड्रू की मद्दाही में तो रत्ना शरीक थी, पर यह उसके पल्ले ना पड़ता था कि 5 दिन के क्रिकेट मैच की एक-एक गेंद में भला कौन सी दिलचस्प बात है। उसने क्रिकेट कभी खेला नहीं था तो मैं समझा नहीं सका, पर साथ रहने की नीयत से ही मेरे क्रिकेट का जुनून झेलती रही। भले ही मैं ऑफ और लेग का फर्क उसे कभी ना समझा सका, पर आखिरकार उस खेल का कुछ रस लेने लगी, जिसका सहरा शायद पाकिस्तान के मुस्टंडे पंजाबी पठान खिलाड़ियों को जाता है। लेकिन पूरी तरह कायल तभी हुई जब बरसों बाद मैं क्रिकेट के आदात का इस्तेमाल करके अपने बेटों को जोड़, ज़रब, तकसीम, औसत और फीसद हल करना सिखा रहा था। मिस पैरी, आपकी आत्मा को शांति मिले। कॉलेज का तीसरा साल खत्म होने पर रत्ना को फैसला करना था
कि अब किस सिमत में बढ़े, गुजराती थिएटर या कारोबारी हिंदी सिनेमा में काम करने का उसका मन न था। और शादी हमारे लिए जरा दूर का ढोल थी। उसके वालिद के स्टाइलिश सिलाई कारखाने को चलाने का कोई तुक नहीं था। उस वक्त बुरे दिन आए हुए थे और वैसे भी मर्दों के लिबास डिजाइन करने के बनिस्बत थिएटर में उसका रुझान ज्यादा था। एनएसडी जाने का इरादा जब उसने किया तो हम दोनों ने सोचा कि खुद कुछ नाटक करके उसके रिज्यूमे को थोड़ा और लंबा बनाया जाए। 3 मसले थे लेकिन ना तो हिदायतकार था, ना नाटक करने के रसूख और ना पेश करने की जगह। कई एक मगरबी नाटक थे जिन्हें कभी करने की उम्मीदें लगा रखी थी मैंने, पर उनमें से किसी को भी उस वक्त कर पाना नामुमकिन था। इसलिए हमने छोटे पैमाने पर सोचा। पृथ्वी थिएटर हमारी जिंदगी में 5 साल बाद आया और एनसीपीए का 60 सीटों वाला छोटा थिएटर 9 आबोजों को मुश्किल ही मिल पाता था। गैर कारोबारी हिंदी और मराठी रंगमला जिस अकेली जगह का खर्चा उठा सकते थे, वो शहर के ऐन बीचों बीच मध्यम वर्गीय मराठी माध्यम का छबीलदास हाई स्कूल था। दादर स्टेशन के चारों तरफ सांपों की तरह बल खाती गलियों में से एक में सुलभा और अरविंद देशपांडे की मेहनतकश जोड़ी ने प्रिंसिपल से मिन्नतें करके स्कूल के एक बड़े हॉल को थिएटर वालों के इस्तेमाल के लिए इजाजत ले ली थी। किराया नहीं के बराबर था। अरविंद सुलभा को यकीन था कि इस इलाके में तजुर्बाती नाटक के दर्शक हैं और अंतक अरुण काकड़े काका की निगरानी में उन्होंने अपनी कंपनी आविष्कार के साथ वहां कई साल तक नाटक किया। दुबे जी शुरू में ही आन जुड़े और धीरे धीरे कई और लोग भी। लगभग 2 दहाई तक छबीलदास में मराठी हिंदी प्रयोग कर्मी थिएटर पनपता रहा। नाटक में नाजरीन कम होते थे, हर शो में घाटा लाजमी था, पर जिन थोड़े से जोशीले लोगों ने छबीलदास का नाम बनाया वो जमे रहे। फिर अरविंद का अचानक इंतकाल हो गया। दुबे जी ने नई जगहों की खोज शुरू कर दी और वहां काम कर चुके कई एक अदाकार और हिदायतकार आगे बढ़ गए। जब स्कूल इंतजामिया ने फैसला किया कि हॉल को शादी या पार्टियों के लिए किराए पर उठाना ज्यादा फायदेमंद होगा। छबीलदास में कभी अंग्रेजी नाटक नहीं हुआ था। लगता था कि अंग्रेजी नाजरीन नहीं आएंगे, लेकिन वही एक जगह थी जिसका हम खर्च उठा सकते थे। हिदायतकार वाला मसला हल हो गया। 2 ऐसे नाटक चुन के जो मैं पहले कर चुका था। आइनेस्को का द लेसन, जिसे मैं अंग्रेजी में करने के लिए बेचैन था, और अमेरिका के जंगी मजालिम पर एक 10 मिनट का तंजिया नाटक जॉक डियाज का मैन डज नॉट डाई बाय ब्रेड अलोन, जिसकी हिदायत मैंने की और केतन मेहता ने द लेसन का ही
माफ कीजिए, आप मुझे माफ कीजिए। और केतन मेहता ने द लेसन का ये शो पहले आशा कसबेकर के तवसुत से मिले अलियांस फ्रांसिस के हॉल में पेश किया। फिर हमने उसके कुछ एक शो छबिलदास में किए, कभी कभी तो सिर्फ 10-12 नाजरीन के सामने। जू स्टोरी दोबारा करने को बड़ा जी चाह रहा था, सो उसे भी चेखोव के द बेयर के साथ तैयार किया। यानी कि फिर एक शो के दोनों नाटकों में मैं पेशतर कबूल कर चुका हूं कि मैं अपनी हस्ती जताने के लिए मरा जा रहा था। बाद में जू स्टोरी छबिलदास के अलावा कई कॉलेजों, खुले आसमान तले, होटलों में, दोस्तों की बैठकों या छतों पर, एक दफा तो बैडमिंटन के कोर्ट पर भी हुआ। उस दौरान रत्ना के घर में जितनी बार खाना खा सकता था खाया। उनकी बावर्चन बॉबी बाई को मैं पहली मुलाकात में ही पसंद आ गया था और वहां जब भी जाता मेरा पेट बखूबी भर देना वो अपनी जिम्मेदारी बना चुकी थी। मंथन की डबिंग में दीना मुकालमे अदायगी की सलाहकार थी। मेरे काम से कुछ मुतासिर हुई और कुछ नर्म पढ़कर अपने घर में मेरी मौजूदगी बर्दाश्त करने लगी। बलदेव कभी कभी ही घर पर होते। श्याम बेनेगल की अगली फिल्म मराठी श्याम बेनेगल की अगली मराठी फिल्म मराठी अदाकारा हंसा वाडकर की सवानेह पर मबनी थी और जल्द शुरू होने वाली थी, जिसमें एक बार फिर मुझे लेना चाहते थे। चूंटी की चाल से ही सही हालात बेहतरी की तरफ बढ़ने लगे थे। तो ये था नसीर साहब की खुदनविश्त। और फिर एक दिन के 20वें बाब का दूसरा हिस्सा कल फिर आऊंगा। आपको इस खुदनविश्त का 21वां बाब सुनाऊंगा। मैं आपको इस खुदनविश्त का 21वां बाब सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत, आदाब।